नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज 21 अक्टूबर तो हो गया है और 50 दिन करीब में आपके पीटी एग्ज़ामिनेशन में बाकी हैं। अगर आप 13 दिसंबर को भी एग्ज़ाम मानते हैं तो भी बहुत कम दिन है अब के एग्ज़ाम में। 13 दिसंबर सुनकर कई सारे बच्चे रिलैक्स होकर पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा दूर हो गए। ये नहीं करना था। आप कंटिन्यू कीजिएगा, पढ़िएगा। 85 दिन आपके एग्ज़ाम में शेष है, उसमें आपको पर्व त्यौहार वगैरह भी मनाना, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। ये करंट अफेयर एमसीक्यू का अगला वीडियो होगा। मैं करंट अफेयर एमसीक्यू जल्द ही पूरा करवा दूंगा आप लोगों को, जिससे एक भी क्वेश्चन आपके छूटे ना। न्यूज़पेपर से सारा कंप्लीट हो जाएगा आपका। ओके, तो पिछले वाले वीडियो में जहाँ तक हमने किया था उसके आगे का सवाल इस वाले वीडियो में कर लेंगे और उसके पश्चात आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप इसका प्रिंट निकलवा लें। मैं तो बोलूँगा कि आप पीडीएफ से ही रिवाइज करें तो वही ज़्यादा सही रहेगा। आज हम लोगों को यहाँ से करना था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में जो सवाल पूछा गया है वहाँ से करना था। इस साल बहुत ज़्यादा चर्चा में था, इसीलिए इस प्रकार के सवाल इसमें डाले गए हैं। देखिए क्या है कि ये कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक संबंधों को कवर करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ केवल कुरान से लिया गया है। इस्लाम धर्म के जो पवित्र पुस्तकें होती हैं उसमें कुरान शरीफ तो है ही, लेकिन उसके अलावा लॉ के भी कुछ किताबें हैं। लेकिन वो धार्मिक किताबों, उसको नाम भले दे दिया जाता है, लेकिन कानून की किताब कभी भी धार्मिक किताब नहीं होती है। लेकिन हिंदुइज़्म के अलावा जितने भी दुनिया में धर्म हैं वो कुछ विशिष्ट किताबों से चलते हैं। जैसे ईसाई धर्म जो है वो बाइबल से चलता है, उनके भी कुछ कानून की किताबें हैं। इस्लाम धर्म जो है वो कुरान शरीफ से चलता है, और हदीस हो गया, सरिया हो गया, इनसे चलता है। तो ये लॉ आधारित किताबें हैं कुछ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि ट्रिपल तलाक इस कानून की विशेषताओं में से एक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा सी। केवल पहला और तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि मुस्लिमों के जो लॉ हैं वो केवल कुरान पर आधारित नहीं होते। हदीस जो हैं ये पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे, जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की 600 ईस्वी के आसपास में, उनके कथन और कार्य, उनका जो जीवन शैली था वो कई मायनों में क्या माना जाता है, इस्लाम धर्म के लिए कानून वगैरह माना जाता है। लेकिन मैं आपको इस चीज़ का गारंटी दे सकता हूँ 99% इस मुस्लिम जो होते हैं वो उनकी जीवन शैली का पालन कर ही नहीं सकते हैं। इस्लामी न्यायशास्त्र से लिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है ये हदीस, कुरान, इन चीज़ों पर आधारित है। उसके अलावा परंपरा के साथ जो कई सारे कानून चेंज हो गए उन पर भी आधारित है। हिंदुइज़्म में भी यही चीज़ है। नैतिक रूप से तो बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन हम लोग पालन नहीं करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट स्वतंत्रता के बाद लागू किया गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम केवल हिंदुओं के लिए संपत्ति विरासत के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करता है। आप मुझे बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। हिंदू पर्सनल लॉ में हिंदू जो उत्तराधिकार अधिनियम है ये किस ग्रंथ पर आधारित है? अगर आपसे लॉ पुस्तक की मैं बात करूं, क्या मनुस्मृति पर आधारित है? नहीं। ये किस पर है? तो मिताक्षरा। मिताक्षरा जो डॉक्टर अम्बेडकर थे, उनको पता था कि मुस्लिम में जिस प्रकार से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसी प्रकार से हिंदुइज़्म में जो सबसे उदार था कानून के दृष्टिकोण से, मनुस्मृति जातिगत भेदभाव और लैंगिक भेदभाव करता है। मनुस्मृति हिंदू धर्म की किताब नहीं है, कानून की किताब है। जैसे संविधान कानून का है, गीता धर्म का है, उसी प्रकार से। तो इसीलिए मिताक्षरा, जिसमें बहुत ज़्यादा भेदभाव नहीं था, समानता की बात की गई थी, उसी पर आधारित हिंदू लॉ को अपनाया गया है। अलग अलग धर्म के हिसाब से अलग अलग है। अब ये सवाल का ज़रा उत्तर दीजिए क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 और 2 यहाँ पर गलत दिया हुआ है। दोनों के दोनों कथन गलत दिए हुए हैं। दोनों का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है ये आपका आज़ादी से पहले ही बना दिया गया था, इससे जुड़ा हुआ एक्ट। और हिंदुओं में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में हिंदू भी आते हैं, जैन, बौद्ध और सिख भी आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 1937 ईस्वी, ये याद रखिएगा कि 1935 के एक्ट के 2 वर्षों बाद इसको पारित किया गया था। जीवन के पहलुओं जैसे विवाह, तलाक, विरासत और पारिवारिक संबंधों को अनिवार्य बनाता है।
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के बीच संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करता है। तो हिंदू लॉ में हिंदू धर्म से जन्मे हुए जो अलग अलग संप्रदाय हैं, धर्म हैं, जैसे बौद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, सिख धर्म हो गया, ये भी इसी में शामिल होते हैं। और मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो एक्ट है ये 1937 में पारित किया गया था। दोनों कृपया ध्यान में रखें। अगला है मानव पेपिलोमा वायरस, HPV। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस को इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया इतना ख़राब, HPV वैक्सीन को किस नाम से जाना जाता है? HPV वैक्सीन को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, कार्बावैक कहा जाता है इसको। आपको इंग्लिश में ही दिखा देता हूँ, वही सही रहेगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, शरवैवैक कहा जाता है इसको। अब जो भी इसका उच्चारण होगा यही कहा जाता है। ये चर्चा में था इसीलिए मैंने आपको ये करवाया है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, देखिए कौन सा, कि गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो है कैंसर, ये गर्भाशय ग्रीवा का जो कैंसर है, जिसको एक विशिष्ट नाम भी दिया जाता है, ये चर्चा में था और प्रधानमंत्री से लेकर सरकार के अलग अलग स्तर के लोगों ने इस पर बातचीत की है। सरकार ने इसको लेकर कुछ पॉलिसी का भी निर्माण किया था। यह महिला के गर्भाशय ग्रीवा में विकसित होता है। 99% मामले उच्च जोखिम वाले मानव पेपिलोमा वायरस, HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होता है के संक्रमण से जुड़े हुए होते हैं। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का सबसे कम उपचार योग्य रूप है, यानी कि इसका उपचार सही ढंग से नहीं हो पाता है। कौन सा कथन सही है? तो पहला, दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर महिलाओं के गर्भाशय ग्रीवा में विकसित होता है। यह दुनिया भर में महिलाओं में होने वाला चौथा सबसे आम कैंसर है। जैसे महिलाओं से जुड़े हुए कुछ कैंसर जो होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ग्रीवा का कैंसर हो गया, तो उसमें चौथा सबसे जो कॉमन कैंसर है महिलाओं में वो यही है। भारत में महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है। वैश्विक गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के बोझ में भारत का सबसे बड़ा योगदान है, इसीलिए चर्चा में था। दुनिया भर में हर 4 में से 1 मौत गर्भाशय कैंसर के कारण होता है, द लैंसेट अध्ययन के अनुसार से। और इसको क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया जाता है कि भाई ये महिलाओं के लिए चौथा सबसे खतरनाक दुनिया में, और भारत में दूसरा सबसे ज़्यादा कॉमन महिलाओं में कैंसर है ये। ठीक है, सामान्य अर्थों में, सामान्य भाषा में इसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, तो इससे आपको ये रिलेट कर पाएंगे। निदान होने पर गर्भाशय ग्रीवा कैंसर सबसे सफलतापूर्वक उपचार योग्य कैंसरों में से एक है। इसका आसानी से उपचार किया जा सकता है, बशर्ते इसका समय रहते पता लग जाए और प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जाए तो सर्वाइकल का जो कैंसर होता है इसका उपचार किया जा सकता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। पहला, दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। भारत का पहला स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर लगाया गया? तो कलपक्कम में लगाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया था, तो उस दौरान मैंने पढ़ाया था। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 500 मेगावाट में ऐतिहासिक कोर लोडिंग की शुरुआत को देखा। उन्होंने देखा कि इसका प्रोसेस शुरू हुआ। यहाँ पर जो पहला प्रोसेस शुरू हुआ कलपक्कम में, तमिलनाडु में, तो प्रधानमंत्री महोदय वहाँ पर मौजूद थे, इसीलिए चर्चा में था, तो मैंने आपको करवाया था। इसका आंसर हो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कलपक्कम तमिलनाडु में। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है बंधुओं, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे अधिक परमाणु ईंधन उत्पन्न करने के लिए तेज न्यूट्रॉन का उपयोग करते हैं। साइंस टेक पर आ गए हम लोग। तीव्र न्यूट्रॉन द्वारा नाभिकीय संलयन के कारण उत्पन्न न्यूट्रॉन में वृद्धि होती है। नाभिकीय संलयन के कारण होती है न्यूट्रॉन में वृद्धि। कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है। आपको इससे भी अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था कि नाभिकीय संलयन इतना आसान पृथ्वी पर नहीं है। नाभिकीय संलयन सूर्य में वो क्रिया होती है। नाभिकीय विखंडन सामान्य तौर पर हमारे जो रिएक्टर होते हैं जनरल, उसमें होते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक ऐसा परमाणु रिएक्टर है जो बिजली उत्पादन के खपत की तुलना में अधिक परमाणु ईंधन उत्पन्न करने के लिए फास्ट न्यूट्रॉन का उपयोग करता है, जिससे संसाधनों के उपयोग की दक्षता में नाटकीय रूप से वृद्धि होती है। फास्ट न्यूट्रॉन द्वारा परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन जो होता है ना बंधुओं, बहुत ही कठिन प्रोसेस होता है। आपने सुना होगा कि आर्टिफिशियल सन बनाने का काम चल रहा है, जिसमें भारत सरकार भी पार्टिसिपेट है। फ्रांस देश है एक, वहीं पर ये इसको बनाया जा रहा है। चीन भी अपने स्तर से कोशिश कर रहा है। तो आर्टिफिशियल सन का जो प्रोजेक्ट होता है, इसमें दरअसल क्या करना है हमें? तो इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया ही करनी है। जिस दिन ये क्रिया सक्सेसफुल हो गया, पृथ्वी पर कभी भी ऊर्जा की कमी नहीं होगी और आने वाले कुछ समय में ये चीज़ सफल हो भी जाएगा।
कहीं हद तक टोकामक मशीन इसको कहा जाता है बंधुओं, ये भी ध्यान रखिएगा। टोकामक मशीन कहा जाता है जिसका उपयोग किया जाता है आर्टिफिशियल सन बनाने के लिए। और ये क्या होता है तो इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, टोकामक मशीन। तो कहीं हद तक चीन ने इसमें सफलता पाई थी, लेकिन वो भी इसको 100% इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सूर्य के इतना तापमान हम पृथ्वी पर उत्पन्न करके और नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया द्वारा हम बिजली उत्पन्न करें। फ्रांस में भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें यूरोप के और भारत के देश शामिल है, बिल्कुल सही, भारत भी शामिल है। तो वो जिस दिन सक्सेसफुल हो गया उस दिन पूरी दुनिया का ऊर्जा संकट खत्म हो जाएगा। हाल ही में कार्ल गुस्ताफ हथियार प्रणाली खबरों में थी, इसके बारे में भी कथनो विचार कीजिए। कार्ल गुस्ताफ, यह एक रिकॉइललेस राइफल है जिसे शुरू में स्वीडन द्वारा विकसित किया गया था। भारत भी 2017 से इसका उत्पादन कर रहा है। यह एक हल्का लेकिन उच्च लागत वाला हथियार है जो व्यापक श्रेणी के गोला बारूद का उपयोग करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 यहाँ पर सही है। कार्ल गुस्ताफ 8.4 सेमी रिकॉइललेस राइफल का एक स्वीडिश विकसित 84 मिलीमीटर कैलिबर कंधे से फायर की जाने वाली रिकॉइललेस राइफल है जिसे शुरू में रॉयल स्वीडिश आर्मी मटेरियल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा विकसित किया गया था। कार्ल गुस्ताफ 84 मिलीमीटर होता है, यानी कि बड़ा हथियार हो गया। इसको कंधे पर रहकर पोर्टेबल हथियार होता है जो मैन टू मैन फाइट में नहीं बल्कि छोटे मोटे जो युद्धक व्हीकल होते हैं उनको उड़ाने में उपयोग किया जाता है। राइफल का एक हल्का कम लागत वाला हथियार है जो विभिन्न प्रकार के गोला बारूद का उपयोग करता है, जिससे अत्यंत लचीला और विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं के लिए उपयुक्त हो जाता है। सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है कि इसको कंधे पर आप ले जा सकते हैं कहीं भी, तो इसलिए भी इसका उपयोग जो है वो ज़्यादा अच्छा है। अगला क्या है कि भारत अगले साल से इसका निर्माण कार्य शुरू करने जा रहा है। अगले साल से भारत में इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। हाल ही में आरबीआई द्वारा 32 फर्मों को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी दी गई है। भुगतान और निपटान अधिनियम 2007 भारत में भुगतान प्रणाली के विनिमय और पर्यवेक्षण का प्रावधान करता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा सी। दोनों का दोनों यहाँ पर सही दिया हुआ है। हाल ही में आरबीआई ने भुगतान निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है PASS अधिनियम 2007 के तहत 32 फार्मों को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर PA के रूप में काम करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है भारत के आरबीआई ने, और अब वो एग्रीगेटर के रूप में काम कर सकते हैं। पेमेंट एग्रीगेटर के बारे में आपको विचार करना है, उसके बारे में कथन दिया हुआ है। देखिए क्या है, ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर 2 व्यापारियों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। व्यापारी A, व्यापारी B, बीच में एक एग्रीगेटर। ये बोला गया है पहला स्टेटमेंट। इससे व्यवसायों को अपनी स्वयं के भुगतान प्रसंस्करण प्रणाली स्थापित करने प्रबंधित करने की आवश्यकता से बचा जा सकता है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि वे व्यापारियों के लिए एकल भुगतान विकल्प प्रदान करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा गलत है यहाँ पर ये पूछा गया है आपसे। इसका आंसर हो जाएगा पहला, और तीसरा यहाँ पर गलत है, दूसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है। ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर वे कंपनियाँ हैं जो ग्राहक यानी कि कस्टमर और व्यापारी यानी कि मर्चेंट और कस्टमर आपके और कंपनी के बीच में, ना कि 2 व्यापारियों के बीच में, बल्कि कस्टमर और कंपनी के बीच में इसका काम होता है। मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। ये चीज़ पता चल गया। पेमेंट एग्रीगेटर का तात्पर्य क्या होता है? इस बीच में कौन आ जाएगा? PA आ जाएगा, पेमेंट एग्रीगेटर आ जाएगा। भुगतान एग्रीगेटर के कुछ उदाहरणों में पेपल आपने सुना होगा, ये मस्क की कंपनी थी। स्ट्राइप, स्क्वायर और अमेजन पे इत्यादि शामिल हैं। ये पेमेंट एग्रीगेटर का काम करते हैं जो कस्टमर और जो मर्चेंट हैं, व्यापारी हैं, उनके बीच में आ जाते हैं ये, और इससे पेमेंट करने की सुविधा आसान हो जाती है। प्रमुख विशेषताएं: एकाधिक भुगतान का विकल्प। आपके पास में बहुत ज़्यादा भुगतान का विकल्प हो सकता है, आप कार्ड से करें, किसी और चीज़ से करें, ये इसमें दिया जाता है। संरक्षित भुगतान प्रसंस्करण, धोखाधड़ी का पता लगाना, रोकथाम, भुगतान ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग, अन्य प्रणालियों के साथ एकीकृत भी इसको किया जा सकता है। इसीलिए पेमेंट एग्रीगेटर को
कस्टमर फ्रेंडली बनाने के लिए आरबीआई ने 32 और पेमेंट एग्रीगेटर के लिए संस्थानों की मंजूरी दी थी। तो पेमेंट एग्रीगेटर अगर शब्द पूछे तो आप वहाँ पर कर लेंगे। दरअसल ये मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं किसके बीच में, तो कस्टमर आपके और कंपनीज़ के बीच में पे करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। किसी संस्था का भुगतान एग्रीगेटर के रूप में अनुमोदित करने के लिए आरबीआई के मानदंड पर विचार कर रहे हैं। ये सबसे कठिन सवाल हो गया जो इस टॉपिक से पूछा जा सकता है। एग्रीगेटर प्राधिकरण के लिए आवेदन करने वाली कंपनी के पास आवेदन के पहले वर्ष में न्यूनतम निवल मूल्य 15 करोड़ रुपए होना चाहिए। भुगतान एग्रीगेटर इकाई बनने के लिए एसबीआई में भी आवेदन किया जा सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी आवेदन किया जा सकता है। क्या तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 यहाँ पर सही है, केवल 1 यहाँ पर सही है। सही विकल्प पूछा गया था, केवल पहला यहाँ पर सही है। भुगतान एग्रीगेटर ढांचे के तहत केवल आरबीआई द्वारा अनुमोदित कंपनियां ही व्यापारियों को भुगतान सेवाएं प्रदान कर सकती हैं। होता क्या है ये, देखिए एक कंपनी है ए, एक आप हैं कस्टमर, आपको कुछ खरीदना है, आपने खरीद लिया ए से, आपको अब पे करना है। तो पेमेंट का अथॉरिटी ना तो इसके पास में है ना तो इसके पास में है, आपके पास केवल आपका कार्ड है, लेकिन कार्ड की जानकारी आप ए के पास में नहीं होती है। तो ये किसका यूज़ करते हैं, एक पेमेंट एग्रीगेटर का। बीच में एक क्या होता है, मध्यस्थ होता है जिसके पास में बैंक से जुड़े हुए लिंक्स होते हैं और उसके तहत वो क्या करते हैं, पेमेंट को प्रोसेस करते हैं। तो जैसे ही आप पेमेंट पर जाते तो कोई थर्ड वेबसाइट खुल जाता है, थर्ड पार्टी ऐप खुल जाता है, आपने देखा होगा। या अमेजन पे पर भी अगर आप पे करते हैं तो वहाँ पर भी आपको दिखाता है कि एसबीआई की वेबसाइट के थ्रू पे करना है या अमेजन के थ्रू पे करना है, आपको दिखाता है ना। अब आपने यहाँ पर अपना डिटेल डाला तो ये डिटेल चेक करेगा किससे, बैंक से। ये आपके डिटेल को सुरक्षित बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कि कंपनी कोई भी हो लेकिन पेमेंट एग्रीगेटर एक ही होगा। इसने बैंक से वेरीफाई कर लिया, ये ए को पैसा ट्रांसफ़र कर देगा कि हाँ सही है, तुम अपना पैसा लो, इसको अपना सामान दो। इसको आपके ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं पता, आपको पता है कि आपके फ़ोन पर आ गया है। बीच में एक एग्रीगेटर आया जिसने क्या कर दिया, बैंक से परमिशन लेकर आपका पैसा उसके पास में भेज दिया। तो ये मध्यस्थ का काम करते हैं दरअसल में। एग्रीगेटर प्राधिकरण के लिए आवेदन करने वाली कंपनी के पास आवेदन के पहले वर्ष न्यूनतम निवल मूल्य 15 करोड़ रुपए तथा दूसरे वर्ष तक कम से कम 25 करोड़ रुपए होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में। बीच में कुछ रुपया इनको भी प्राप्त होता है, 0.1, 2 पैसा, 3 पैसा ऐसे ही प्राप्त होता है। आपको लग रहा होगा कि इतना कम पैसा प्राप्त होता है, फिर ये क्यों काम करते हैं। दिन भर में कितने करोड़ ट्रांजैक्शन होते होंगे, तो उतने करोड़ का पैसा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको लगेगा कि कितना सारा पैसा है ये, है ना। अगला है चाक्षु पोर्टल, किससे संबंधित है, चक्षु है ये पोर्टल। दरअसल में ये ट्रांसलेशन में एरर है, चक्षु है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। देखिए क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो धोखाधड़ी कॉल संदेशों को रिपोर्ट करने के लिए, धोखाधड़ी कॉल अगर आपसे फ्रॉड कॉल आ रहे हैं, फ्रॉड मैसेज आ रहा है तो उसको रिपोर्ट करने के लिए चक्षु पोर्टल विकसित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर आपके पास में एयरटेल का सिम होगा तो एयरटेल देश में पहली टेलीकॉम कंपनी बनी है जिसने एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन का तकनीक डेवलप किया है। यानी कि आपके फ़ोन पर अगर कोई फ्रॉड कॉल आएगा, एयरटेल का सिम है तो क्या हो जाता है, तो वो एआई आधारित तंत्र आपको पहले ही बता देता है कि ये फ्रॉड कॉल हो सकता है, ये स्पैम हो सकता है, ये अलग अलग टेलीकॉम सेक्टर का कॉल हो सकता है। तो एआई आधारित प्रणाली पहली बार किसने विकसित की है, तो एयरटेल ने। चक्षु पोर्टल किससे संबंधित है, फ्रॉड कॉल, फ्रॉड मैसेज आपके साथ जो होता है उससे संबंधित पोर्टल है ये, उसको रिपोर्ट कर सकते हैं आप यहाँ पर जाकर। चक्षु पोर्टल इसको कहा गया है। ये आज का करंट अफेयर का एमसीक्यू का ये पीडीएफ भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इसके आगे के वीडियो भी आपको जल्द ही मिलने लग जाएंगे। ये पीडीएफ आज मैं नहीं तो कल आपको दे दूंगा, आप ले लीजिएगा वहाँ से अपने चैनल से, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस। और थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।